Assalamualaikum. This is Dr. Mohammed Shafi and you guys are watching Biochemistry. आज की क्लास, आज की वीडियो, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम स्टार्ट करेंगे नम्स के पास्ट पेपर्स। अच्छा, नम्स के जो पास्ट पेपर है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर है क्योंकि रिसेंटली नम्स 2024 के अंदर एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड पेपर आया था बायोलॉजी के अंदर जो बच्चों ने बहुत नारे लगाए कि आउट ऑफ सिलेबस है, और अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा टफ आ गया है, कंसेप्चुअल आ गया है। तो जब भी कंसेप्चुअल पेपर आता है बायोलॉजी के अंदर तो बच्चे थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन टीचर से पढ़ रहे होते हैं जो उनको जस्ट बुक लाइंस पढ़ा के और फिर आगे चले जाते हैं। एंड दिस इज समथिंग जो एक रेगुलर एप्टीट्यूड स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए। सही है, एक रेगुलर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जो स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, और नम्स 2024 के अंदर ये चीज़ हुई और बच्चे बहुत तंग हो रहे थे कि सर ये कैसा पेपर आ गया, ये क्या आ गया, ये किस तरीके से आ गया। बट स्टिल वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझसे पढ़ा या जिन्होंने कंसेप्चुअली पढ़ा उनको इसमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो हम स्टार्ट करेंगे आज नम्स 2024 का बायोलॉजी का पेपर, और इस पेपर के अंदर हम तमाम चीज़ों को एक एक क्वेश्चन को डिटेल के साथ देख रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपने पेपर को। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड फंक्शन। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड होता है उसका क्या फंक्शन नहीं है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड कहाँ कहाँ मौजूद होता है। पहले तो ये बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपको याद हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर हम ये देखते थे कि ये आपके पास आ गए फॉस्फोलिपिड, दो लेयर्स हैं, इसीलिए आप फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहते हो। देन ये प्रोटीन आ गया, इसके साथ यहाँ पे आपको जगह जगह जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड मिलेंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपने याद करना है। सही है, अब सवाल में आपसे कह रहा है क्या फंक्शन नहीं है। रिकॉग्निशन ऑफ सेल हैविंग नॉन सेल्फ सरफेस रिसेप्टर। ठीक है, मार्कर कह लो, रिसेप्टर कह लो, ये मार्कर लिखा हुआ है बेसिकली। अब अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड के फंक्शन के ऊपर बात करूं तो आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन में इस तरीके से आपको ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन मिलता है। अब ये जो ग्लाइकोलिपिड है, ये जो ग्लाइकोलिपिड है, ये जो ग्लाइकोलिपिड है, ये बेसिकली सेल को पहचान देता है, रिकॉग्निशन देता है। अब एक सेल जो मेरी बॉडी का है उसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड मौजूद है। अब अगर कोई बाहर से सेल आएगा तो उसको मैं कैसे डिफरेंशिएट कर सकता हूँ कि ये मेरी बॉडी का सेल है और ये बाहर से आया हुआ सेल है ऑन द बेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड। तो इसका मतलब है कि रिकॉग्निशन ऑफ सेल हैविंग नॉन सेल्फ सरफेस मार्कर, ये बिल्कुल लिपिड का फंक्शन है। सेल को पहचानना जिनके ऊपर अपने सेल वाला मार्कर मौजूद नहीं है। कैसे पहचानोगे? ग्लाइकोलिपिड की मदद से। ऑल दो लिपिड डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ग्लाइकोलिपिड है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, बट स्टिल लिपिड आप इसको मान सकते हो। कह रहे हैं मेंटेनिंग सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी। ये चीजें बेसिकली आपकी सीधी पढ़ाई जाती है कि लिपिड्स जो है वो आपकी जो फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। कोलेस्ट्रॉल इसका मेजर जो है वो काम कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन फंक्शन है, ये भी ऑप्शन फंक्शन है। क्या फंक्शन नहीं है वो आपको बताना है। कह रहे कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, ये डायरेक्टली लिपिड का काम नहीं है। सो दिस इज द राइट आंसर। बाइंडिंग लाइगेंड्स फॉर इंटरसेलुलर रिसेप्टर, किसी हद तक ये भी ठीक है। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लाइगेंड्स को बाइंड करना किसी हद तक रिसेप्टर के तौर पे बात ठीक है। सही है, तो इसका मतलब है ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। सही है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फॉलो द रूट ऑफ पैप्सिनोजन सिक्रीटेड बाय जाइमोजन सेल्स। ठीक है, अब जाइमोजन सेल्स जो है वो पैप्सिनोजन सिक्रीट करते हैं। अब वो किस तरीके से उस पैप्सिनोजन को रिलीज कर रहे होते हैं, क्या रूट होता है वो आपने बताना है। तो देखो, पहली बात तो आप जहन में ये रखो, ये वो कॉन्सेप्ट है जो अक्सर टीचर्स आपको अपनी क्लास के अंदर नहीं दे रहे होते हैं। दिस इज समथिंग जो मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझसे पढ़ा है उनको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से पता है कि नॉर्मली वो प्रोटीन जो सिक्रीटरी होते हैं, यानी कि सेल से बाहर जाने वाले होते हैं, वो सिंथेसाइज होते हैं आपके पास कहाँ पे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मौजूद राइबोसोम के ऊपर।
जबकि जो साइटोसोल के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री राइबोसोम है, उसके अंदर नॉर्मली वो प्रोटीन बन रहे होते हैं जो सेल के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो अब होता यह है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके पास क्या मौजूद है, राइबोसोम मौजूद है। यहाँ पे सिक्रीटरी प्रोटीन बनेगा, जाहिर सी बात है पेप्सिनोजेन बाहर जाके काम करेगा, सेल से बाहर जाएगा, जाइमोजेन सेल से बाहर जाके काम करेगा। तो बनेगा कहाँ पे, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनेगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर अगला जो इसकी डेस्टिनेशन होगी वो होगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही जाएगा पैकेज होने के लिए पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल में, यानी कि जहां पे इसको मॉडिफाई किया जाएगा, पैक किया जाएगा, और वो होगा गोल्जी, गोल्जी के पास जाएगा। सही है। एंड गोल्जी से निकलते हैं वेसिकल्स। अब जाहिर सी बात है सिक्रीटरी प्रोटीन है, सिक्रीटरी प्रोटीन के लिए आपको क्या चाहिए, सिक्रीटरी वेसिकल, जिसके अंदर बन करके आप सेल से बाहर भेज रहे होगे। तो इसका मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड सिक्रीटरी वेसिकल इज द राइट आंसर। काफी आसान सा सवाल है, लेकिन अगर आपने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आप ये चीजें सॉल्व कर सकते हो। सवाल में आपसे कह रहा है लॉस रिएक्टिविटी ऑफ सुक्रोज इज ड्यू टू इट्स। ठीक है, सुक्रोज क्या होता है, पहले तो ये समझना होगा कि सुक्रोज क्या है, सुक्रोज क्या चीज है। देखो सुक्रोज जो है वो एक डाइसैकेराइड है। अब डाइसैकेराइड का मतलब ये है कि डाइसैकेराइड इज समथिंग जो दो मोनोसैकेराइड से मिलके बना है। अब दो मोनोसैकेराइड से जब मिलके बन रहा है तो कौन से दो मोनोसैकेराइड है, तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या कैसे याद करना है, स्वीट गर्ल फ्रेंड, G फॉर ग्लूकोज एंड F फॉर फ्रक्टोज। अब होता क्या है कि सुक्रोज तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना है। सवाल में आपसे कह रहा है कि सुक्रोज की रिएक्टिविटी नहीं होती, लॉस ऑफ रिएक्टिविटी है। यहाँ पे रिएक्टिविटी का मतलब ये है कि बेसिकली ये बेनेडिक्ट रिएक्शन शो नहीं करेगा, डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों, किस प्रॉपर्टी की वजह से? तो बेसिकली होता ये है, पहले तो ये समझो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना है। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज खुद क्या है? देखो शुगर दो तरह की होती है, एल्डिहाइडिक और कीटोनिक। एल्डिहाइडिक शुगर को जब आप देखोगे तो उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है, यानी कि ये जो ग्रुप होता है ये कार्बन नंबर 1 पे होता है। ठीक है, दिस इज एल्डिहाइडिक। और जो आपके पास कीटोनिक ग्रुप होता है वो कार्बन नंबर 2 पे मैक्सिमम प्रेजेंट होता है, बहुत ज्यादा। अगर आप इसकी एग्जांपल्स को देखोगे तो यहां पे मौजूद होता है। अच्छा, ये कीटोनिक ग्रुप है। अब अगर आप देखो तो जो आपके पास ग्लूकोज है ये है एल्डिहाइडिक, और जो फ्रक्टोज है ये है कीटोनिक। ठीक है, एल्डिहाइडिक और कीटोनिक। अब होता क्या है कि रिएक्टिविटी लॉस कब होती है? रिएक्टिविटी लॉस तब होती है जब दोनों मॉलिक्यूल्स, अगर मैं बात करूं डाइसैकेराइड की, तो दोनों में से जो दोनों के फंक्शनल ग्रुप हैं वो फ्री ना हो। क्या मतलब? यानी कि अगर ये वाला फंक्शनल ग्रुप और ये वाला फंक्शनल ग्रुप फ्री ना हो, आपस में बॉन्ड बना ले, तो अल्टीमेटली ये फ्री नहीं होगा, और जब ये फ्री नहीं होगा तो किसी दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। इसीलिए यहां पे रिएक्टिविटी लॉस हो जाती है। अब इसको आसान जबान के अंदर अगर मैं देखूं तो सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज फ्रक्टोज है। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो लिंकेज होता है वो किस तरीके से होता है कि आपके पास अल्फा ग्लूकोज है और अल्फा फ्रक्टोज है। कार्बन नंबर 1 ग्लूकोज का बॉन्ड बनाता है कार्बन नंबर 2 फ्रक्टोज के साथ। अब कार्बन नंबर 1 ग्लूकोज का यानी कि ये वाला कार्बन, और कार्बन नंबर 2 फ्रक्टोज का यानी कि ये वाला कार्बन। अब जब ये दोनों कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो सोचो कोई फंक्शनल ग्रुप फ्री होगा? अल्टीमेटली कोई फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं होगा। जब कोई फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं होगा तो कोई भी रिएक्टिविटी के चांसेस नहीं होंगे। इट मींस के हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर नहीं, भाई सॉल्युबिलिटी से रिएक्टिविटी का कोई ताल्लुक नहीं है मेजर। पोलर मॉलिक्यूल तो यह है, इससे कोई मेजर ताल्लुक तो नहीं है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज द राइट आंसर। फंक्शनल ग्रुप अनअवेलेबल है। अब सवाल ये होता है कि क्या इसका आंसर ऑप्शन डी हो सकता है, क्योंकि यहां पे अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मिलता है। तो देखो अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज लॉस ऑफ रिएक्टिविटी का मेन रीजन है। रीजन क्या है, रिएक्टिविटी क्यों नहीं है? तो उसका जो मेन रीजन है ना, वो फंक्शनल ग्रुप का ना होना है। अब वो फंक्शनल ग्रुप क्यों नहीं है? क्योंकि वो अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। राइट, तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर जो अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए, वैसे ये काइंड ऑफ बीसीक्यू के अंदर चला जाता है, बट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी ही होगा, यानी कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। सवाल में आपसे कह रहा है, अगेन एक सवाल सुक्रोज पे पहले था, अब दोबारा एक सुक्रोज पे सवाल आ गया। कह रहा है सुक्रोज इज यूज्ड एज ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट। सुक्रोज ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट की तरह काम करता है। इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के बजाय
सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट की ट्रांसपोर्ट के लिए। क्यों? बिकॉज रीजन आपसे पूछ रहा है। अब जब ये रीजन आपसे पूछ रहा है तो एक बात तो क्लियर है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी इस सवाल का जवाब आप दे सकते हो। ऑप्शन ए में कह रहा है इट इज अ डाइसैकेराइड। देखो सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, बिल्कुल है, बट इससे ट्रांसपोर्ट का कोई ताल्लुक बनता नहीं है, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाता है सीधा। इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, दिस इज द राइट आंसर। क्यों? देखो सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अनअवेलेबल है, ये किसी रिएक्शन के अंदर नॉर्मली पार्टिसिपेट नहीं करता, जैसे बेनेडिक्ट रिएक्शन हो गया उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। तो दिस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से आप इसको ट्रांसपोर्ट के तौर पे यूज करते हो, ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट के तौर पे यूज करते हो, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं कर रहा होता, किसी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो आप इसको आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब है ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। इट इज सॉल्यूबल इन वाटर, नहीं ग्लूकोज भी सॉल्यूबल है, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाता है। इट डज नॉट चेंज ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ वाटर, ये भी इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि ऑस्मोटिक पोटेंशियल तो फिलहाल चेंज हो रहा होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सवाल है ना, इस पे बच्चों ने काफी नारा लगाया था कि सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया और ये पता नहीं क्या आ गया और ये किस तरीके से पूछा जा रहा है। तो ये बड़ा जबरदस्त किस्म का सवाल था। कह रहे कोरोना वायरस इज अ एनवेलप्ड वायरस, पहले आपको इंफॉर्मेशन दे दी, सही है। याद रखना जितना बड़ा सवाल होता है ना उतना आसानी से हो जाता है। कोरोना वायरस एक एनवेलप्ड वायरस है। कह रहे हैंड सैनिटाइजर एंड सरफेस क्लीनर्स वर रिकमेंडेड टू अवॉइड कोविड एपिडेमिक। भाई कोरोना के ज़माने के अंदर ये कहा जाता था कि भाई अपने हाथों को सैनिटाइजर से साफ करें, सरफेस क्लीनर्स इस्तेमाल किए जाते थे ताकि कोरोना ना फैले। सवाल ये होता है कि इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया गया और कोरोना के खिलाफ इफेक्टिव पाई गई ये प्रोडक्ट क्यों? अब देखो इस सवाल में ना थोड़ी सी लॉजिक है। इस सवाल के अंदर लॉजिक ये है कि अगर आप सवाल का कॉन्टेक्स्ट देखो तो बात कर रहे हैं सैनिटाइजर की, सरफेस क्लीनर की। अब सैनिटाइजर और सरफेस क्लीनर्स के अंदर क्या होता है? डिफरेंट केमिकल्स होते हैं और ये केमिकल्स कोरोना के खिलाफ किस तरीके से काम कर रहे होंगे? तो ऑप्शन ए में कह रहा है पीएच सेंसिटिविटी। यस, दिस इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि कोविड के अंदर, कोरोना वायरस के अंदर जब आप हाथ को सैनिटाइज करोगे या सरफेस क्लीनर्स का इस्तेमाल करोगे तो पीएच का चेंज आएगा। जिस पीएच के चेंज आने की वजह से जो वायरस है वो नॉर्मली कम फैल रहा होगा। तो पीएच सेंसिटिविटी वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट हैंड सैनिटाइजर का और सरफेस क्लीनर का दे रहा है। अब इसका आंसर हीट सेंसिटिविटी हो सकता है। देखो किसी हद तक हीट सेंसिटिविटी आप स्टेरिलाइजेशन के मेथड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो, बट यहां पे वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है। जो कॉन्टेक्स्ट है ना उसमें जाओ। कॉन्टेक्स्ट आपको सैनिटाइजर का और सरफेस क्लीनर का दे रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम, नहीं, इसका डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है। हाइपोटोनिसिटी, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसको बहुत आराम से लेके चलो, कोई कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सवाल में आपसे कह रहा है प्रोटीन विद टर्शरी स्ट्रक्चर कैन हेल्प आर हेल्पफुल है, ठीक है। टर्शरी स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। तो देखो टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में एक बात याद रखना है कि टर्शरी स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं। पहले तो ये समझो, फाइब्रस प्रोटीन नॉर्मली वो प्रोटीन्स होते हैं जिनके अंदर आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलता है और नॉर्मली ये आपका स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे आपके पास हो गया मायोसिन हो गया, इसके अलावा कैरेटिन हो गया, कोलाजन हो गया, ये सारे फाइब्रस प्रोटीन है। अब सवाल ये होता है कि सर एक्टिन भी तो एक स्ट्रक्चर बनाने वाला प्रोटीन है, बट वो ग्लोबुलर प्रोटीन की एग्जांपल में आता है। क्यों? देखो होता ये इनिशियली आपके पास जी एक्टिन होता है और ये जी एक्टिन फिर एफ एक्टिन के अंदर कन्वर्ट होता है। तो अगर प्रिसाइजली आप देखोगे ना तो एफ एक्टिन मसल कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा होता है, तो जी एक्टिन यानी कि ग्लोबुलर एक्टिन जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर रोल प्ले नहीं कर रहा इनिशियली। अगर आप देखो तो एफ एक्टिन कर रहा है, ठीक है। अब ग्लोबुलर प्रोटीन की एग्जांपल नॉर्मली आपके पास हार्मोन्स आ जाते हैं, नॉर्मली जो फंक्शन कर रहे होते हैं, जैसे हार्मोन हो गया, इसके अलावा आपके पास एंजाइम्स हो गए, वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। उनके अंदर आपको टर्शरी स्ट्रक्चर या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मिल रहा होता है। अब समझने वाली बात यह है कि टर्शरी स्ट्रक्चर कहाँ हेल्पफुल है। कह रहे कैरिंग मैसेज फ्रॉम ग्लैंड्स टू द टारगेटेड ऑर्गन, ग्लैंड से मैसेज लेकर जाना टारगेट ऑर्गन तक। दिस इज द फंक्शन ऑफ हार्मोन। हार्मोन का फंक्शन है। अब जब ये हार्मोन का फंक्शन है तो हार्मोन किस कैटेगरी के अंदर आएगा? ग्लोबुलर प्रोटीन की एग्जांपल के अंदर आएगा, यानी कि टर्शरी स्ट्रक्चर उसके अंदर मिलेगा। दिस इज द राइट आंसर। बट आगे पढ़ते हैं। मेंटेनिंग एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ स्किन, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं।
मेकिंग द मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, अगेन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ये फाइब्रस प्रोटीन की एग्जांपल में चला जाएगा। देन हेल्पिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल प्रोटेक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करना, तो अगेन मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर मायोसिन है जो कि सीधा सीधा आपका ग्लोबुलर प्रोटीन में नहीं आएगा, फाइब्रस में आएगा, सही है। और साथ में आपके पास अगर आप एक्टिन की एग्जांपल लो तो वो तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब अगले सवाल में आपसे कह रहा है रीबाउंडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटनिंग द कर्ली हेयर्स। अब जाहिर सी बात है, वो लोग जो अपने कर्ली हेयर्स को स्ट्रेट करवा रहे होते हैं उसे रीबाउंडिंग कहते हैं। अब इस रीबाउंडिंग के अंदर होता क्या है, विच बॉन्ड इज टारगेटेड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के अंदर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है वो किस बॉन्ड को टारगेट कर रहे होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखो, इस सवाल को समझने के लिए एक बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि पहले तो आपको ये पता हो कि हेयर्स के अंदर कौन सा प्रोटीन मिलता है, तो कैराटिन मिलता है। अब ये थोड़ा सा सवाल ना घूमा फिरा हुआ सवाल है, इसके अंदर थोड़ी सी हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बट स्टिल कैराटिन प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बना है। अब कैराटिन प्रोटीन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे याद रखनी है वो है आपके पास सिस्टीन अमाइनो एसिड्स। अब ये जो सिस्टीन अमाइनो एसिड्स है ना, इनके दरमियान, क्योंकि ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं, तो इनके दरमियान आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलता है। अब जितने ज्यादा डाइसल्फाइड बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा कर्लिंग ऑफ द हेयर होगी। अब अगर आप इस कर्लिंग ऑफ हेयर को स्ट्रेट कर रहे हो तो इसका मतलब है आप डाइसल्फाइड बॉन्ड को टारगेट कर रहे हो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सवाल में आपसे कह रहा है आयंस ऑफ हैवी मेटल्स आर हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू। अब देखो, हैवी मेटल्स के जो आयंस होते हैं जैसे मर्क्यूरी, लेड, कैडमियम हो गया, ये जो है वो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल है। क्यों? अब देखो, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर भी एक कॉन्सेप्ट है और नम्स 2024 का पेपर ना इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि हैवी मेटल्स, जिस तरीके से मैंने आपको बताया मर्क्यूरी, लेड, कैडमियम हो गया, ये जो मेटल्स है ना, हैवी मेटल के आयंस हैं, ये जो है वो प्रोटीन को डीस्टेबलाइज करते हैं। सर कैसे प्रोटीन को डीस्टेबलाइज करते हैं? देखो, प्रोटीन के अंदर ना एक ग्रुप होता है एसएच सल्फाइड्रल ग्रुप। ये जो हैवी मेटल्स के आयंस हैं ये इसके साथ एफिनिटी रखते हैं बाइंड करने की। अब जब ये इसके साथ एफिनिटी रखते हैं बाइंड करने की, तो होता ये है कि जाहिर सी बात है फिर आपका ये ग्रुप इफेक्ट होता है, अल्टीमेटली जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो डीस्टेबलाइज हो रहा होता है। तो इसका मतलब है डीस्टेबलाइजेशन ऑफ द प्रोटीन इज द राइट आंसर। न्यूक्लिक एसिड को क्लीव करना, तोड़ना इज नॉट द राइट आंसर। इंटरफेयर विद द फैट मेटाबॉलिज्म, देखो किसी हद तक है बट प्रिसाइजली नहीं है, सही है, प्राइमरी नहीं है, ये भी हो गया। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तोड़ना, ये भी नहीं है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो सवाल है ना, ये एग्जैक्टली जो है वो आपकी फेडरल बोर्ड की किताब के अंदर ये डायग्राम बनी हुई है। अच्छा, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। उन्होंने सिंपली क्या किया, उस डायग्राम के अंदर से आपको लेबलिंग उठा के दे दी है। अब जो लोग ये कहते थे कि भाई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते, देखो यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए। कह रहे चूज द ऑप्शन शोइंग द करेक्ट लेबलिंग ऑफ द डायग्राम, ठीक है। डायग्राम की जो करेक्ट लेबलिंग है वो आपने करनी है। अब ये आपको नजर आ रहा है लाइट रिएक्शन, ये आपको नजर आ रहा है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंदर क्या जा रहा है और क्या आ रहा है, ठीक है, यानी कि दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। सेम यहां पे इनपुट एंड आउटपुट। अब लाइट रिएक्शन के अंदर क्या चीज जारी होती है? देखो, इस सवाल को तोड़ो आसान चीजों के अंदर। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि डार्क रिएक्शन के अंदर आप क्या इस्तेमाल करते हो, सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है, इनपुट कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो यहां पे आप देख लो, आपको कोई कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑप्शन नजर आ रहा है बी के अंदर, सही है, दिस इज बी। तो बी के अंदर आपको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ नजर आ रहा है? यहाँ पे नहीं हो सकता, बी में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, सही है। सी या डी हो सकता है, तो इसका मतलब है ए और बी तो नहीं हो सकता। अब डी क्या होता है? डी इज शुगर, सही है। तो इसका मतलब है बी इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी इज शुगर। शुगर बन के निकलती है ना डार्क रिएक्शन के अंदर। होता है ये कि लाइट रिएक्शन से NADP और NADPH और ATP ये जाता है डार्क रिएक्शन के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके आप क्या बनाते हो? शुगर बनाते हो, सही है। तो एक बात तो तय हो गई कि बी इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी इज शुगर, सही है। इसका मतलब है सी या डी में से कोई आंसर होगा। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं
आपका इनपुट ऑफ द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के इनपुट की बात करूं तो यहाँ पे वाटर इस्तेमाल होता है और वाटर को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन के अंदर। तो आपको पता है लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो इसका मतलब है कि आपके पास ए इज वाटर, ए इज वाटर, आपका आंसर यहीं पे आ गया, इज वाटर, बी इज कार्बन डाइऑक्साइड, सी इज ऑक्सीजन एंड डी इज शुगर। सो ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। अच्छा, अब सवाल में आपसे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में दैट which mechanism would be compromised in the absence of cytochrome complex during light reaction of photosynthesis। अब photosynthesis के light reaction में होता क्या है कि भाई आपके पास जो है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है फियोफाइटिन, सही है। फियोफाइटिन के पास इलेक्ट्रॉन आता है, देन प्लास्टोकिनॉन के पास जाता है, सही है। अगर मैं इसको छोटा करके लिखूं, देन प्लास्टोकिनॉन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास जाता है और वहां से फिर आपके पास आगे जा रहा होता है। अब साइटोक्रोम अगर ना हो लाइट रिएक्शन में तो क्या होगा? रिडक्शन ऑफ रिएक्शन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल। देखो, अगर इस ऑप्शन की बात करूं तो साइटोक्रोम का प्रिसाइज फंक्शन क्या है? साइटोक्रोम का प्रिसाइज फंक्शन ये है कि ये आपके स्ट्रोमा में से हाइड्रोजन आयन को निकाल के फेंकता है ल्यूमेन में, सही है। तो ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाता है। क्यों बढ़ाया जाता है? देखो, लाइट रिएक्शन का मेन मकसद क्या है? एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बनाना, NADP, H और ATP बनाना। ये कैसे बनता है? ये बनता है कि जब आप हाइड्रोजन आयन को पंप करते हो, लेट सपोज दिस इज द ल्यूमेन, ल्यूमेन से आप इसको स्ट्रोमा की तरफ पंप करते हो तो अल्टीमेटली जो है वो आपका ATP बन रहा होता है, ठीक है। NADPH का एक अलग कहानी है, तो वो यहाँ पे नहीं है, बट ATP इस तरीके से बन रहा होता है। अब होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन आयन को ये स्ट्रोमा से ल्यूमेन में फेंक रहा है, ये कौन फेंक रहा है? साइटोक्रोम, सही है। अब अगर साइटोक्रोम नहीं होगा तो क्या होगा भाई? होगा ये ऑप्शन ए में कह रहा है रिडक्शन ऑफ रिएक्शन सेंटर। नहीं, ये प्रिसाइज फंक्शन नहीं है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, अगेन प्रिसाइज फंक्शन नहीं है। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो फियोफाइटिन है, उसका साइटोक्रोम से क्या ताल्लुक है? तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, दिस इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या कर रहा है, ये स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन को फेंक रहा है कहां पे? ल्यूमेन में, सही है। ल्यूमेन का मतलब ये है कि स्ट्रोमा अंदर वाला पार्ट है और ये बाहर फेंक रहा है, सही है, ल्यूमेन में फेंक रहा है। अब अगर आप देखो तो ये क्या कर रहा है? ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है, ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है और इसी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को आप इस्तेमाल करते हुए ATP बनाओगे। यानी कि ये जो प्रोटोन, हाइड्रोजन आयन, प्रोटोन, सही है, प्रोटोन ग्रेडियंट को एस्टैब्लिश कर रहा है, ये कौन कर रहा है? साइटोक्रोम कर रहा है। तो ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। ये आपने क्लियर रखना है कि भाई ऑप्शन डी आपके पास क्या हो जाता है? ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये सवाल भी थोड़ा सा ट्रिकी है। इस सवाल के अंदर आपसे क्या कह रहा है? इस सवाल में कह रहा है ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस के अंदर आइसोमराइजेशन टेक प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ, आइसोमराइजेशन किसकी फॉर्मेशन में होती है? ये नहीं पूछ रहा किस में होती है, ये पूछ रहा किसकी फॉर्मेशन में होती है, यानी कि आइसोमराइजेशन के नतीजे में क्या बनता है। तो पहला जो आइसोमराइजेशन का प्रोसेस होता है वो होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया जाता है। ये पहला ग्लाइकोलिसिस के अंदर स्टेप होता है, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा होता है, पहली प्रोडक्ट। दूसरी प्रोडक्ट जो यहाँ पे आपको बन रही होती है वो होता है आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है और फिर इसको कन्वर्ट करवा दिया जाता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर, तो G3P बनता है, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है। और एक और स्टेप होता है इसी ग्लाइकोलिसिस के अंदर जहां आप 3 फॉस्फोग्लाइसरेट से 2 फॉस्फोग्लाइसरेट बना रहे होते हो, 2 फॉस्फोग्लाइसरेट। तो इसका मतलब है ये 3 प्रोडक्ट्स बनती है। अब यही आप ढूंढ लो, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट नहीं, इसके अंदर तो आइसोमराइजेशन होगी, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, तो ये देखो ये दोनों मौजूद है, दिस इज द राइट आंसर। PEP यानी कि फॉस्फोइनोल पायरोवेट नहीं, एंड पायरोवेट नहीं, ये भी नहीं हो सकता। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, वही कॉन्सेप्ट लग गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया, सही है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल में आपसे क्या कह रहा है? अगले सवाल में आपसे कह रहा है प्रेजेंस ऑफ PEP, phosphoenol pyruvate carboxylase, in C4 plants enable them to avoid photorespiration due to। अब जो आपके पास C4 प्लांट्स होते हैं इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन से बचने का एक रास्ता ये होता है, फोटो रेस्पिरेशन से बचने का एक रास्ता ये होगा
कि यहाँ पे एक साइकिल होती है जैसे C4 साइकिल कह रहे हो। अब इस C4 साइकिल के अंदर होता क्या है, C4 साइकिल के अंदर एक एंजाइम काम करता है PEP कार्बोक्सिलेज। अब फोटो रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, RUBP को मिलाया जाता है ऑक्सीजन के साथ। हालांकि ये RUBP ऑक्सीजन के साथ मिलाई जा रही है, नॉर्मली ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाई जाती है, बट ये ऑक्सीजन के साथ मिलाई जा रही है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो अब ये ऑक्सीजन के साथ मिल रही है और अल्टीमेटली फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। बट इस प्रोसेस को ओवरकम किया किसकी वजह से, PEP कार्बोक्सिलेज की वजह से। ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड कर सकता है, ये ऑक्सीजन के साथ नहीं बाइंड कर सकता। यानी कि अगर ऑक्सीजन जो है वो आपके पास ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तब भी ये आपके सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा। तो इसका मतलब है PEP कार्बोक्सिलेज सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलेज से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा। तो दिस वुड बी द राइट आंसर। प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इन हाई कंसेंट्रेशन, एंजाइम की कंसेंट्रेशन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। एब्सेंस ऑफ रबिस्को भी नहीं हो सकता, सही है। इसी तरीके से हाई यील्ड ऑफ एंजाइम, नहीं ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो इसका मतलब है ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। अच्छा, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहे फैट एंड प्रोटीन्स कैन बी यूज्ड एज रेस्पिरेटरी फ्यूल। अब ये जो है ना, ये आपका एक बुक के अंदर बहुत क्लियर चार्ट बना हुआ है जिसके अंदर फैट और प्रोटीन की जो है वो इन्होंने ऑक्सीडेशन बताइए कि किस तरीके से टूट रहा होता है। तो कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज कॉमन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस ड्यूरिंग देयर कैटाबॉलिज्म। कॉमन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। अब होता यह है कि जब फैट टूटता है ना, तो फैट के टूटने से दो चीजें बनती है, सही है, ग्लिसरॉल, और ये ग्लिसरॉल कन्वर्ट कर दिया जाता है G3P के अंदर। बट ये कॉमन मॉलिक्यूल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस फैट से एक और चीज मिलती है, दैट इज द फैटी एसिड। ये फैटी एसिड कन्वर्ट कर दिया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, सही है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब प्रोटीन की जब मैं डाइजेशन देखूंगा, प्रोटीन की मैं ऑक्सीडेशन देखूंगा, डाइजेशन तो नहीं, ऑक्सीडेशन देखूंगा, तो प्रोटीन के अंदर प्रोटीन टूटता है तो अमाइनो एसिड बनते हैं और अमाइनो एसिड अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। और भी कई सारी जगह पे ये जा रहा होता है। बट कॉमन मॉलिक्यूल अगर आप फैट और कार्बन डाइऑक्साइड अमाइनो एसिड का देखो तो क्या आ गया आपके पास, एसिटाइल कोएंजाइम ए आ गया। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ डबल स्ट्रैंडेड DNA जीनोम। अब DNA जीनोम की जब भी बात की जाएगी ना, तो DNA जीनोम के अंदर आपको कुछ बातें याद रखनी है, और वो बातें ये हैं कि आपके पास कुछ वायरसेस होते हैं जो DNA वायरसेस होते हैं, ठीक है। जैसे रुबेला की अगर मैं बात करूं, इन्फ्लुएंजा की बात करूं, HIV की बात करूं, ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरसेस है। बाकी आपके पास स्मॉल पॉक्स हो गया, ये डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है। तो इसका मतलब है ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एन एंजाइम इज केपेबल ऑफ एक्टिंग ऑन अ वाइड रेंज ऑफ रिलेटेड सबस्ट्रेट्स, ठीक है। एक एंजाइम बहुत सारे रिलेटेड सबस्ट्रेट, एक जैसे सबस्ट्रेट से बाइंड कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ दिस एंजाइम। ये किस प्रॉपर्टी की बात हो रही है एंजाइम के अंदर, सही है। तो अगर आप इस प्रॉपर्टी को देखोगे ना, तो एंजाइम का एक मॉडल हमने पढ़ा था, इंड्यूस फिट मॉडल। अब इस इंड्यूस फिट मॉडल के अंदर क्या होता था, ये इंड्यूस फिट मॉडल ये कहता था कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है ना, फ्लेक्सिबल है और इस पे एक जैसे स्ट्रक्चर वाले सबस्ट्रेट बाइंड कर सकते हैं। तो ऐसा एंजाइम्स जो नॉर्मली इंड्यूस फिट मॉडल पे पूरा उतरते थे, हम उन्हें कहते थे कि दे आर द रेगुलेटरी एंजाइम्स, या उन्हें आप एलोस्टेरिक एंजाइम कहते थे। अब रेगुलेटरी एंजाइम्स की एग्जांपल में कार्बोनिक एनहाइड्रेज आता है, सही है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज आता है, बहुत सारे इसकी और एग्जांपल्स भी हैं, बट कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसकी एग्जांपल है। अब इनफ्लेक्सिबल एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता, सही है। इसी तरीके से नॉन रेगुलेटरी, ये भी नहीं हो सकता। हाईली स्पेसिफिक एंजाइम, मतलब हाईली स्पेसिफिक का मतलब सिर्फ एक सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। रेगुलेटरी एंजाइम इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगले सवाल में आपसे कह रहे हैं ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक रिस्पॉन्सिबल फॉर बेटर सर्वाइवल ऑफ इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया एक्सेप्ट, ठीक है। अब इनकैप्सुलेटेड का मतलब ये है कि बैक्टीरिया जिसके अराउंड आपको कैप्सूल मिल रहा है, सही है, जिसके अराउंड आपको क्या मिल रहा है, कैप्सूल मिल रहा है। अब इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के अंदर चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सकता है एज कम्पेयर टू वो बैक्टीरिया जिसमें कैप्सूल नहीं है। अब कौन से कैरेक्टर्स हैं जिसकी वजह से सर्वाइवल ज़्यादा बेहतर है? हाई पैथोजेनिसिटी, जाहिर सी बात है, कैप्सूल है तो कैप्सूल की वजह से जो बैक्टीरिया है वो ज़्यादा पैथोजेनिक है, ज़्यादा डिजीज़ जो है
वो सीवियर किस्म का कॉज कर सकता है, क्योंकि नॉर्मली इम्यून सिस्टम में की पकड़ में तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब है ये तो कैरेक्टरिस्टिक है। आपसे पूछ रहा क्या नहीं है। विथस्टैंड डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को विथस्टैंड कर सकता है क्योंकि कैप्सूल मौजूद है, बिल्कुल सही है। स्ट्रिक्ट एडेशन टू द इंटरनल सरफेस, बिल्कुल कर सकता है, ये भी बिल्कुल मौजूद है। ईजी रिकॉग्निशन बाय होस्ट, अगर होस्ट के सेल्स आराम से इसे रिकॉग्नाइज कर लें तो भाई ये किस काम का, किस तरीके से सर्वाइव कर सकेगा, तो इसका मतलब है दिस इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में आपसे कह रहा है प्रोबायोटिक्स इन इन्फेंट्स फॉर्मूला मिल्क आर नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा, आर द नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा टू ह्यूमंस। ठीक है, जो प्रोबायोटिक्स आपको फॉर्मूला मिल्क के अंदर मिलते हैं वो आर द नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा टू ह्यूमंस। ठीक है, नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा है ह्यूमंस का। कह रहे दे कीप द बेबी हेल्दी बाय डूइंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस एक्सेप्ट। ठीक है, आसान जबान के अंदर आपसे कह रहा है कि जो नॉर्मली आपको बैक्टीरिया मिलते हैं वो नॉर्मली बैक्टीरिया क्या कह रहे होते हैं, वो विटामिन की सिंथेसिस करते हैं, विटामिन के की सिंथेसिस करते हैं। दूसरा, ये जो नॉर्मल आपके हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं। और अब अगर कोई खतरनाक बैक्टीरिया यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ग्रो करना चाहेगा तो ये उसको ग्रो नहीं करने देते। क्यों ग्रो नहीं करने देते? क्योंकि इनका कब्जा यहाँ पे, इनकी कॉलोनी यहाँ पे। तो अब इनकी कॉलोनी जब यहाँ पे, तो ये किसी दूसरे की कॉलोनी बनने नहीं देंगे। जाहिर सी बात है, ये न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, कोई दूसरा आएगा उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा। जब उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा तो अल्टीमेटली वो ग्रो कैसे करेगा, वो नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब है इम्यूनिटी भी इन्हेंस कर रहे। तो अगर आप ऑप्शन देखो तो आपसे कह रहे हैं क्या नहीं करेंगे। प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट विटामिन्स, बिल्कुल करेंगे। आपसे पूछ रहा है क्या नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सही है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करना, देखो डायरेक्टली किल नहीं कर रहे, इसका मतलब है दिस इज द राइट आंसर। प्रिवेंट कॉलोनाइजेशन ऑफ पैथोजन, बिल्कुल कर रहे हैं। इनहैंस इम्यूनिटी, बिल्कुल कर रहे हैं। सो ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक्टिवेशन ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम नीड अ रेगुलेटरी मॉलिक्यूल एक्सेप्ट। रेगुलेटरी मॉलिक्यूल का मतलब है कि आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसके लिए एक मॉलिक्यूल चाहिए। रेगुलेटरी मॉलिक्यूल कह रहे हो तो तमाम की एक्टिवेशन के लिए एक रेगुलेटरी मॉलिक्यूल चाहिए सिवाय पैप्सिनोजन। पैप्सिनोजन को पैप्सिन में एक्टिवेट करने के लिए बिल्कुल मॉलिक्यूल चाहिए। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि जिनके आखिर में ये जिन आ रहा है ना, देखो ये नॉर्मली इनएक्टिव होते हैं तो इनको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। जबकि जो इरिप्सिन है ना, ये इरिप्सिन एक ओल्ड टर्म है। ये ओल्ड टर्म है। प्रीवियसली ये सोचा गया था कि जब ये डिस्कवर किया गया था तो ये सोचा गया था कि एक सिंगल एंजाइम है, बट ये सिंगल एंजाइम नहीं है। फिर बाद में इसको तोड़ा गया पेप्टाइडेज के अंदर, बहुत सारे पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, अमीनो पेप्टाइडेज, बहुत सारे पेप्टाइडेज के अंदर तोड़ा गया। तो एरिप्सिन जो है वो भले से एक ओल्डर टर्म है बट स्टिल इसके लिए एक्टिवेशन कुछ नहीं चाहिए। तो दिस इज द राइट आंसर। सही है, एक्सेप्ट पूछा था तो दिस इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल में आपसे कह रहा है वीकेंड papillary muscles of right ventricle would result in constant backflow of blood to। सही है, अब राइट वेंट्रिकल के पैपिलरी मसल्स वीक हो गए तो ब्लड कहाँ जाएगा भाई? सिंपल सी बात है, ब्लड पीछे की तरफ जाएगा, और पीछे क्या है? राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम वुड बी द राइट आंसर। बहुत आसान हो गया। अ पर्सन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है पर्सन विद रिमूव गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर को रिमूव करना है कॉलीसिस्टेक्टमी। जब वो हो जाती है तो उसके नतीजे में क्या होता है? अब उसके नतीजे में ये होता है एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन फैट डाइजेशन, ड्यू टू फैट डाइजेशन में डिफिकल्टी होती है। क्यों? गॉल ब्लैडर का तो पहले तो फंक्शन समझो। लिवर आपका प्रोड्यूस करता है बाइल, फिर ये बाइल जाता है गॉल ब्लैडर में, वहां पे स्टोर होता है, कंसंट्रेट किया जाता है, और जब भी स्टिमुलस आता है तब जो है वो ये बाइल रिलीज कर देता है। अब अगर गॉल ब्लैडर ही नहीं है तो लिवर बाइल बनाएगा और डायरेक्टली नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जो फंक्शन है वो प्रॉपर्ली नहीं हो रहा। तो यहां पे एब्सेंस ऑफ बाइल नहीं है, याद रखना, एब्सेंस ऑफ बाइल नहीं है, बाइल है ही नहीं, ये नहीं होगा। अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ बाइल है, जिसकी वजह से भाई जब बाइल की जरूरत भी नहीं तब भी रिलीज हो रहा है तो डायरिया लाइक कंडीशन हो जाती है। तो इसका मतलब है बी इज द राइट आंसर। रिड्यूस अल्कलिनिटी ऑफ द बाइल, इसका कोई डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है। एब्सेंस ऑफ बाइल पिगमेंट, ये भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है एंजाइम कैटलेस। कैटलेस एंजाइम आपको कहाँ मिलेगा? अगर मैं कैटलेस की बात करूं तो ये पेरोक्सिसोम्स के अंदर नॉर्मली मिल रहा होता है, और पेरोक्सिसोम्स के अंदर ये कैटलेस बहुत ज्यादा मिलता है। पेरोक्सिसोम के अंदर 3 एंजाइम मिलते हैं, पेरोक्सिडेस, पेरोक्सिडेस, दूसरा कैटलेस, और तीसरा आपके पास जो मिलता है दैट इज द ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। ठीक है, अब ये छोड़ दो क्योंकि ये फोटो रेस्पिरेशन के अंदर काम करता है। असल जो है वो पेरोक्सिडेज और कैटलेस है। ये जो है वो आपका अल्कोहल
डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। अब ये जो अल्कोहल है ना, इसको आपने कन्वर्ट करना होता है लेस जैसे आप कहोगे हार्मफुल सब्सटेंस के अंदर। तो अल्कोहल को पहले तोड़ा जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर, पेरोक्सीडेज की मदद से, और फिर इस पेरोक्सीडेज या हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ा जाता है वाटर और ऑक्सीजन में बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम कैटलेज। ठीक है, तो कैटलेज प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करता है किससे? फोटो रेस्पिरेशन से? नहीं, डायरेक्टली नहीं होगा। डिहाइड्रेशन नहीं, प्रोटीन लॉस नहीं, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ अल्कोहल मेटाबॉलिज्म। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक आर रिलेटेड टू वेन। वेन से रिलेटेड आपसे सवाल पूछ रहा है। वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं वेन्स के अंदर, तो आपको ए और सी के अंदर मिल रहा है, बी और डी तो नहीं हो सकता। अब वेन्स जो है वो ज्यादा थिक होती हैं या थिन होती हैं? ठीक है, तो अगर जब आप वेन्स को देखोगे तो वेन्स जो है उनकी जो वॉल थिकनेस होती है, वॉल थिकनेस मतलब आपको जो 3 लेयर्स मिलती हैं, उन 3 लेयर्स की जो थिकनेस होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू आर्टरी, क्योंकि आर्टरी के अंदर आपको जो स्मूथ मसल्स हैं वो ज़्यादा मिल रहे होते हैं। तो इसका मतलब है थिन होती है। सो प्रेजेंट, थिनर, एंड दिस इज द डायमीटर। तो डायमीटर अगर नहीं भी आते तब भी चल जाएगा। इसका मतलब है ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। सही, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड इन द एब्सेंस ऑफ लिम्फैटिक सिस्टम। लिम्फैटिक सिस्टम की एब्सेंस में क्या चीज़ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी? तो पहले तो आपको ये समझना है कि लिम्फैटिक सिस्टम का काम क्या है। लिम्फैटिक सिस्टम ना बेसिकली ये लेट सपोज ये कैपिलरी है, ठीक है, इसके अराउंड ये आपको मिल रहे हैं सेल्स। ठीक है, दिस इज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, अब होता ये कि बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं और निकल के जाती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। अप्रॉक्सीमेटली 30 लीटर्स ऑफ प्लाज्मा जाता है आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, और इसमें से 27 के करीब जो है वो वापस आता है। ठीक है, डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती हैं, बट इंटरनेशनल वैल्यूज़ आपको 3 to 4 लीटर्स मिलती हैं, जो 3 to 4 लीटर्स यहाँ पे रह जाता है। अब इस 3 to 4 लीटर प्लाज्मा को वापस लाने के लिए आपके पास क्या है? लिम्फैटिक सिस्टम। सही है, तो अगर लिम्फैटिक सिस्टम नहीं होगा तो क्या चीज़ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी? सवाल बड़ा ट्रिकी है। पहले तो लिम्फैटिक सिस्टम है तो क्या क्या चीज़ें हो रही हैं पहले वो समझो। अगर लिम्फैटिक सिस्टम ना हो, सही, अगर लिम्फैटिक सिस्टम हो तो ये 3-4 लीटर प्लाज्मा वापस आएगा। सही, अगर लिम्फैटिक सिस्टम ना हो तो क्या ब्लड प्रेशर कॉम्प्रोमाइज होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो 3-4 लीटर प्लाज्मा है ये वापस नहीं आ रहा, तो अल्टीमेटली प्लाज्मा वॉल्यूम गिरेगा, और प्लाज्मा वॉल्यूम गिरेगा तो मसला होगा। तो ये तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज होगा। आपसे पूछ रहा है क्या नहीं होगा, और से सुनना। ठीक है, अब कह रहा है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। देखो, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का लिम्फैटिक सिस्टम से कोई ताल्लुक है ही नहीं। इसका मतलब ये है, दिस इज द राइट आंसर, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ब्लड कॉम्पोजिशन कॉम्प्रोमाइज होगी? बिल्कुल, ये 3-4 लीटर प्लाज्मा बाहर है। सही है। डिफेंस सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि लिम्फैटिक सिस्टम का काम डिफेंस सिस्टम के अंदर भी है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है द प्रेजेंस ऑफ विच मॉलिक्यूल डिस्टिंग्विश ब्लड फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, अब ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है? देखो, होता ये कि प्लाज्मा से चीजें निकलती हैं और निकल के इंटरस्टिशियल फ्लूइड को फॉर्म कर रही होती हैं। अब ब्लड के अंदर क्या होता है? ना सिर्फ प्लाज्मा होता है बल्कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स भी होते हैं। ठीक है, अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड और आपका ब्लड के अंदर क्या मेजर डिफरेंस है? एक तो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, बड़े बड़े प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। ये जो है वो बड़े वाले जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, ये नॉर्मली कैपिलरी की वॉल से निकल नहीं सकते, क्योंकि कैपिलरी का जो होल होता है वो बहुत छोटा होता है। तो इसका मतलब ये हो गया, लार्ज प्रोटीन्स हो गए। और आरबीसी कभी भी जो है वो आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर नहीं जाएगा अनटिल अनलेस कोई पैथोलॉजी हो या इस किस्म की कोई चीज़ है। तो इसका मतलब ये है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आसान बनाओ अपनी जिंदगी को। आगे बढ़ते हैं। अब अगले सवाल की तरफ अगर मैं बढ़ता हूं तो सवाल में आपसे कह रहा है प्लांट ग्रोइंग इन सेलाइन सॉइल फेस द प्रॉब्लम ऑफ डिहाइड्रेशन ड्यू टू। अब देखो, सेलाइन सॉइल का मतलब ये है कि एक ऐसी सॉइल, जैसे लेट सपोज ये मैं बनाता हूँ आपका सेल, ठीक है, नॉर्मल रूट सेल बना लेता हूँ, बाहर सॉइल है, बट ये कैसी सॉइल है? ये सेलाइन है। सेलाइन का मतलब ये है कि बाहर सॉल्ट ज़्यादा है। अब जब बाहर सॉल्ट ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली वाटर पोटेंशियल कम होगा। बाहर सॉल्ट ज़्यादा है तो वाटर कम है, बाहर सॉल्ट ज़्यादा है, वाटर कम है।
अब जब वाटर कम है तो बाहर वाटर पोटेंशियल कम है, अंदर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अब पानी नॉर्मली कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? पानी नॉर्मली फ्लो करता है हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, सही है, हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। अब हो ही रहा है पानी निकल के बाहर आ रहा है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो रही है। तो अब डिहाइड्रेशन का मेजर रीजन तो ये है। तो अब देख लेते हैं, कह रहे हैं वाटर पोटेंशियल सॉइल का ज़्यादा है, रूट का कम है। ये तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल कंडीशन के अंदर लेट सपोज ये सेल है, ये सॉइल है, सही है, सॉइल के अंदर वाटर ज़्यादा है तो वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, सही है, वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, अंदर वाटर पोटेंशियल कम है, तो पानी बाहर से अंदर जाता है, नॉर्मली यही होता है, सही है। बट यहाँ पे सेलाइन इन्वायरमेंट की कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, सही है। कह रहे सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ सॉइल कम है सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ रूट से, सही है। अब इस बात को देखेंगे और इस बात को देखेंगे, ये दोनों बातें तकरीबन सेम लग रही हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। अब अगर वाटर पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसका मतलब है वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। वाटर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर कंसंट्रेशन। जितनी ज़्यादा वाटर कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट पोटेंशियल एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा तो सॉल्यूट पोटेंशियल भी बढ़ेगा, और बाहर वाटर पोटेंशियल कम होगा तो सॉल्यूट पोटेंशियल भी कम होगा। यही तो कह रहे हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल कम है, अंदर का सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा है, सही है। ये बात सही लग रही है, और ये बात भी सही लग रही है कि वाटर पोटेंशियल बाहर का कम है, बाहर का ज़्यादा है, बाहर का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, सॉइल का कम है, सॉरी रूट का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है और सॉइल का वाटर पोटेंशियल कम है। अब देखो कितनी बारीकी से लिखा हुआ है इन्होंने कि वाटर पोटेंशियल ऑफ रूट ज़्यादा है वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉइल से, वाटर पोटेंशियल ऑफ रूट ज़्यादा है वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉइल से। बात ठीक है, ये भी ठीक है। ये वाली बात अगर ये होगी तो दोनों जगह अगर करेक्ट हो, इक्वल हो जाएगा तो कोई मूवमेंट तो नहीं होगी, ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है बी और सी में से फैसला करना। अब बात बी भी ठीक है, बात सी भी ठीक है, बट ये जो डिहाइड्रेशन का वर्ड इन्होंने दिया है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। डिहाइड्रेशन के लिए हम हमेशा वाटर को प्रेफर करेंगे, हालांकि है दोनों ठीक, बट हमेशा हम वाटर को प्रेफर करेंगे। इतना ट्रिकी क्वेश्चन उन्होंने दिया इसलिए था कि बच्चा कंफ्यूज हो, तो उन्होंने यहाँ पे कंफ्यूज किया है। तो करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन सी होगा, बट बी भी ठीक है, सही, ये याद रखना है। अब आ जाओ आगे। सवाल में आपसे कह रहा है ड्यूरिंग कोविड-19 एपिडेमिक, कोविड-19 जब था तो हम क्या करते थे, प्लाज्मा लेते थे। एक शख्स जिसे कोरोना हुआ था उसका हम प्लाज्मा निकालते थे, और एक शख्स जिसको प्लाज्मा इस प्लाज्मा को हम जो है वो नॉर्मल इंसानों में इंजेक्ट कर रहे होते थे कोविड से बचने के लिए। क्यों, किस लिए, ऐसी क्या चीज़ है प्लाज्मा के अंदर जो बेसिकली ये काम कर रही है? तो अब जाहिर सी बात है, एक शख्स को अगर कोविड हुआ है, एक शख्स को अगर कोविड हुआ है तो उसकी बॉडी जैसे ही कोविड के एक्सपोजर में आई है, उसकी बॉडी ने नॉर्मली जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू किए, और ये एंटीबॉडीज़ उस बंदे के ब्लड के अंदर मौजूद है, प्लाज्मा में मौजूद है। तो अगर आप इसको निकालो और एक हेल्दी पर्सन में लगा दो तो अल्टीमेटली बच जाएगा। तो एंटीबॉडी इज द राइट आंसर। देखो, इंटरफेरॉन भले से आपके पास एंटी वायरल है, बट डायरेक्टली नहीं हो सकता ये इनकरेक्ट हो जाता है। प्लाज्मिनोजन का डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं, इंटरल्यूकिन 1 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल में आपसे कह रहा है चूज द वन विच इज एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की एग्जाम्पल पूछ रहा है। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? देखो, पहले तो ये समझो, आर्टिफिशियल का मतलब है बनी बनाई मिल रही है, बॉडी नहीं बना रही। एक्टिव, बनी बनाई इम्यूनिटी मिल रही है। ठीक, बनी बनाई इम्यूनिटी आपकी बॉडी जनरेट कर रही है। एक्टिव का मतलब है आपकी बॉडी खुद बना रही है। आर्टिफिशियल, बनी बनाई। बनी बनाई कोई चीज़ ऐसी आ रही है आपकी बॉडी में जिसकी वजह से आपकी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप कर रही है। अब नॉर्मली होता क्या है? नॉर्मली ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म आता है और बॉडी को इन्फेक्ट करता है। जब वो नॉर्मली बॉडी को इन्फेक्ट करता है तो बॉडी एक्सपोजर में आती है और बॉडी जो है वो अल्टीमेटली इम्यूनिटी डेवलप करती है। तो बॉडी इम्यूनिटी डेवलप कर रही है तो एक्टिव है, सही है, एक्टिव इम्यूनिटी है। अच्छा, अब नॉर्मली ये होता है कि ऑर्गेनिज्म आके बॉडी को इन्फेक्ट करता है, बट अगर मैं ऑर्गेनिज्म का कोई हिस्सा, किसी भी पैथोजन का कोई हिस्सा, कोई प्रोटीन, कोई ऐसी चीज़ बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दूं तो क्या होगा? मेरी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप करना शुरू कर देगी उसके खिलाफ। तो इसका मतलब है समवट वैक्सीनेशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा। बट ऑप्शंस पढ़ते हैं। कह रहा है फीटस रिसीविंग एंटीबॉडीज ऑफ मदर थ्रू प्लासेंटा।
मदर से प्लासेंटा के अंदर, मदर के अंदर जो एंटीबॉडी बन रही है वो प्लासेंटा में जा रही है। पैसिव इम्यूनिटी है। पैसिव इम्यूनिटी क्योंकि बनी बनाई आपको बेबी को मिल रही है, बनी बनाई इम्यूनिटी, सही है। बॉडी को खुद बनाना नहीं पड़ी, बेबी की बॉडी को खुद बनाना नहीं पड़ी, और मदर से आ रही है तो नेचुरल पैसिव हो गई, सही है। मदर रिसीविंग एंटीबॉडीज, मदर डायरेक्टली एंटीबॉडी रिसीव कर रही है, दिस इज आर्टिफिशियल पैसिव, बनी बनाई एंटीबॉडीज मिल रही है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है, सही है। प्रिवेंशन ऑफ अ डिजीज लिखा हुआ है गालिबन ये, ड्यू टू प्रीवियस इन्फेक्शन। प्रीवियस इन्फेक्शन जब हुआ तो आपकी बॉडी के अंदर मेमोरी डेवलप हो गई, उस मेमोरी की वजह से आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे मेमोरी सेल्स डेवलप हुए। अल्टीमेटली जब दोबारा ऑर्गेनिज्म आएगा तो बॉडी फौरन पहचान लेगी। दिस इज नॉट समथिंग जो आर्टिफिशियल एक्टिव में आता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। बेबी रिसीविंग MMR, मीजल्स, मम्स एंड रुबेला शॉट, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि इस वैक्सीन के अंदर एंटीजन होता है। ये एंटीजन आपकी बॉडी में आता है। नॉर्मली क्या होता है, एंटीजन ऑर्गेनिज्म के अंदर आने की वजह से एक्सपोजर मिलता है बॉडी को, बट अगर मैं एंटीजन वैक्सीन के अंदर बना दूं, वैक्सीन के अंदर डाल दूं और फिर इंजेक्ट करूं, तो दिस इज आर्टिफिशियल। आप आर्टिफिशियली जो है एंटीजन इंजेक्ट कर रहे हो और आपकी बॉडी फिर खुद डेवलप करी इम्यूनिटी, तो एक्टिव आर्टिफिशियल एक्टिव इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सवाल में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टी सेल्स आर रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ बी सेल। बी सेल की एक्टिवेशन के लिए कौन से सेल्स चाहिए? तो टी सेल, एक ही सेल, हेल्पर टी सेल। हेल्पर क्यों कह रहे हैं? हेल्पर इसीलिए कह रहे हैं ना क्योंकि ये हेल्प कर रहा है। किसकी हेल्प कर रहा है? इम्यून सिस्टम की डिफरेंट सेल्स की हेल्प कर रहा है, उनको एक्टिवेट करवा रहा है, बी सेल्स को एक्टिवेट करवा रहा है। ये खुद भी एक्टिवेट करता है, खुद को डिफरेंट केमिकल्स रिलीज करके। तो इसका मतलब है हेल्पर टी सेल इज द राइट आंसर। साइटोटॉक्सिक टी सेल डायरेक्टली किलिंग करता है, ठीक है। सप्रेसर टी सेल इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहा होता है, टी सेल्स को सप्रेस कर रहा होता है। मेमोरी टी सेल एक डिफरेंट काम करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है व्हाट इज द फेट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर आफ्टर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स अक्रॉस साइनैप्स। साइनैप्स के अक्रॉस नर्व इंपल्स जा चुकी है, अब आगे न्यूरोट्रांसमीटर का क्या होगा? देखो दो रास्ते होते हैं, या तो देखो लेट सपोज ये आपका प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन है, ये पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन है, या तो इस न्यूरोट्रांसमीटर को प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन में दोबारा अपटेक कर लिया जाएगा। ये आपको हायर बुक्स के अंदर मिल जाएगा ये कॉन्सेप्ट, बट आपकी बुक ये कहती है, मेजॉरिटी जो आपके बोर्ड्स की बुक है वो ये कहती है कि भाई ये न्यूरोट्रांसमीटर डिफरेंट एंजाइम्स की मदद से तोड़ दिया जाता है। जैसे कोलिन, एसिटाइल कोलिन इस्ट्रेस की मदद से एसिटाइल कोलिन को तोड़ दिया जाता है, तो अल्टीमेटली तोड़ दिया जाता है। ब्रोकन डाउन बाय एंजाइम इज द राइट आंसर। इज टेकन इनटू पोस्ट साइनेप्टिक, नहीं पोस्ट साइनेप्टिक में नहीं, आप प्री साइनेप्टिक में ले सकते हो, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाता है। रिमेन बाउंड नहीं, बाउंड हर गिज नहीं रहेगा। रिमेन स्टे इन द साइनेप्टिक लेफ्ट नहीं, ऐसे ही नहीं पढ़ा रहेगा, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। विच इमीडिएटली चेंज इज ब्राउट अबाउट इन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑन बाइंडिंग विद एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड कर रहा है, सही है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड कर रहा है, तो उसकी वजह से इस पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में क्या होता है? यहां पे खुल जाते हैं लाइगेंड गेटेड सोडियम आयन चैनल्स, जिसकी वजह से सोडियम अंदर आता है। सोडियम इनफ्लक्स की वजह से आपका पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन डीपोलराइज हो रहा होता है, तो सोडियम गेट ओपन होते हैं। दिस इज द राइट आंसर। कैल्शियम से कोई ताल्लुक नहीं, कैल्शियम गेट यहां पे ओपन होता है, तो दिस इज समथिंग रॉन्ग, सही है। गेट क्लोज हो रहे हैं, रॉन्ग। पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम पंप काम नहीं कर रहा, अगेन रॉन्ग। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स की कंडक्शन के दौरान हाइपर पोलराइजेशन वुड नॉट अकर इफ, ठीक है। पहले तो आपको ये समझना होगा कि हाइपर पोलराइजेशन होती क्यों है। सबसे पहले डीपोलराइजेशन होती है आपके पास सोडियम चैनल खुलने की वजह से, फिर रीपोलराइजेशन होती है पोटेशियम चैनल खुलने की वजह से, एंड अल्टीमेटली पोटेशियम जो चैनल्स होते हैं, लीकी चैनल्स पोटेशियम, ये जो है वो देर में क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से ये जो कर्व है ये आपका थोड़ा सा नीचे चला जाता है। दिस इज कॉल्ड द हाइपर पोलराइजेशन। तो ये क्यों हो रही है? ये हो रही है आपके पास पोटेशियम चैनल्स की वजह से, पोटेशियम गेट्स की वजह से, क्योंकि वो बंद होने में देर लगाते हैं। अब जब वो बंद होने में देर लगाते हैं तो उसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन हो रही है। कब नहीं होगी? जब वो बंद होने में देर नहीं करेंगे। तो पोटेशियम गेट्स के बारे में तो एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स की कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है। न्यूरोट्रांसमीटर आपको केमिकल साइनैप्स में मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होता,
तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिकल साइनेप्स पूछ रहा है, तो एब्सेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होता क्योंकि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में डायरेक्टली सिग्नल जा रहा होता है, तो दिस इज द राइट आंसर। बी भी नहीं हो सकता और सी भी नहीं हो सकता, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स तो दोनों में होगा, इलेक्ट्रिकल में भी होगा, केमिकल में भी होगा, तो समवॉट दिस इज BCQ। अगर आप इस पेपर को थोड़ा सा देखो ना तो आपको पता चलेगा इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली BCQs है, बेस्ट चॉइस क्वेश्चंस है। आपने उसमें से बेस्ट को चॉइस करना है, बेस्ट को चूज करना है, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, सवाल में कह रहा है विच ऑप्शन गिवन बिलो कैरेक्टराइज रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड वो होता है जब आपके पास कोई भी दूसरा नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट या ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता। अब नॉर्मली होता क्या है कि आपके पास जो है वो बाहर पॉजिटिव साइन होता है जब मेम्ब्रेन आपकी रेस्टिंग कंडीशन पे होती है और अंदर नेगेटिव साइन होता है, सही है। बाहर पॉजिटिव साइन है, अंदर नेगेटिव साइन है। अब होता यह है कि जैसे ही नर्व इम्पल्स आता है सोडियम अंदर आता है, सोडियम अंदर आने की वजह से अंदर पॉजिटिव हो जाता है, बाहर नेगेटिव हो जाता है, दिस इज डीपोलराइजेशन। फिर रिपोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, अब रिपोलराइजेशन की वजह से ये होता है कि आपके पास पोटासियम बाहर जाना शुरू हो जाता है। तो अल्टीमेटली अगर आप नोट करो तो सोडियम अंदर आ रहा है डिपोलराइजेशन में, पोटासियम बाहर जा रहा है रिपोलराइजेशन में। नॉर्मली रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है कि अंदर पोटासियम और सोडियम उनकी कंसंट्रेशन के अंदर फर्क होता है, बाहर सोडियम ज्यादा है, अंदर पोटासियम ज्यादा है, ठीक है। अब होगा ये कि सोडियम अंदर आ रहा है डिपोलराइजेशन में और रिपोलराइजेशन में पोटासियम बाहर जा रहा है, तो होगा ये कि पोटासियम बाहर बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू अंदर के, सही है, और अंदर सोडियम बढ़ जाएगा, सही है। फिर अल्टीमेटली आपका काम करता है सोडियम पोटासियम पंप, और वो इलेक्ट्रिकल जो आपके पास चार्जेस हैं वो इसी फॉर्म में ले आता है, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। बट अगर आप नोट करोगे तो बाहर पोटासियम आइन ज्यादा हो गए, अंदर सोडियम आइन ज्यादा हो गए। ये बिल्कुल उलट है जो नॉर्मल कंडीशंस ही, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अक्रॉस। तो कह रहे हैं चेंज इन द टाइप ऑफ आइन अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इम्पल्स कैन बी कंडक्टेड, रिफ्रैक्टिव पीरियड में नेक्स्ट इम्पल्स कंडक्ट नहीं होता। रिवर्सल ऑफ चार्जेस अक्रॉस न्यूरल मेम्ब्रेन, दिस इज डिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन में चार्जेस अलग हो जाते हैं। मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज +50 जरूरी नहीं है, ठीक है, ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल में आपसे कह रहे हैं ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट के अंदर बर्ड्स अपने मसल्स इस्तेमाल करते हैं, सही है, उड़ने के लिए मसल्स इस्तेमाल करते हैं। अब कह रहे हैं बर्ड्स रिक्वायर द कोऑर्डिनेशन ऑफ मेनी स्केलेटल मसल, बहुत सारे स्केलेटल मसल की कोऑर्डिनेशन चाहिए, मिल के काम करना है। तो मिल के काम करने में क्या कह रहा है, विच पार्ट ऑफ देयर ब्रेन हैज टू बी वेल डेवलप, कौन सा पार्ट वेल डेवलप होना चाहिए। तो जो कोऑर्डिनेशन है ना मसल्स के अक्रॉस जो कोऑर्डिनेशन है, ये कोऑर्डिनेशन मेजर फंक्शन है आपके पास सेरिबेलम का। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज एक्टिवली यूज्ड बाय द मैथमेटिशियन ट्राई टू फॉर्मुलेट अ न्यू इक्वेशन। देखो जो हमारी रीजनिंग होती है, मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं, या जो आप इस किस्म की चीज़ होती हैं जहाँ पे आपकी इंटेलेक्चुअल मेमोरी लग रही होती है, ये सारा काम सेरिब्रम में होता है, क्योंकि ह्यूमंस में सेरिब्रम बहुत ज़्यादा डेवलप है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है अ डेजर्ट मैमल फेसेस सीवियर डिहाइड्रेशन, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गई है, ठीक है। विच इंटरनल कंडीशन वुड लीड टू सिक्रीशन ऑफ ADH। अब होता क्या है कि आपसे कह रहा है डिहाइड्रेशन हो गई, डिहाइड्रेशन हो गई तो पानी बाहर निकला है, पानी बाहर निकला है तो अल्टीमेटली क्या हुआ है, अंदर वाटर की कमी हुई है, ब्लड में वाटर की कमी हुई है, सही है, दिस इज द ब्लड वेसल, इसके अंदर ब्लड है और यहाँ पे वाटर की कमी हो गई है, सही है, पानी की कमी हो गई है, पानी कम हो गया। तो पानी कम हुआ तो पानी का ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कम हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो गया। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने की वजह से ADH रिलीज होगा और दोबारा जो है वो आपका ब्लड में वाटर कंटेंट को रिवाइव किया जाएगा। अब इसके अलावा ब्लड लॉस हो जाए तब भी ADH रिलीज होता है, और भी कई सारी 3 बेसिक कंडीशंस होती हैं उसके अंदर रिलीज हो रहा होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, सही है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है विच डिसऑर्डर वुड बी डायग्नोस्ड बाय अ डॉक्टर ऑन सीइंग अ पेशेंट विथ थिक एंड ड्राई स्किन, पफी आइज एंड लो मेटाबॉलिक रेट। लो मेटाबॉलिक रेट है, मेटाबॉलिक रेट कम हो गया है, पफी आइज है, ड्राई स्किन है, थिक और ड्राई स्किन है। अगर आप नोट करो तो आप समझो आप एक डॉक्टर, अब मेटाबॉलिक रेट कब कम हो सकते हैं, मेजर अगर मेटाबॉलिक रेट की बात करूं तो वो हाइपोथायराइडिज्म के अंदर हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म के अंदर। अब हाइपोथायराइडिज्म अगर बच्चों में हो तो क्रेटिनिज्म,
बड़ों में हो तो माइक्सिडेमा, सही है। अब पफी आईज, ड्राई स्केली स्किन, ये बड़ों में देखने को मिलता है, जबकि बच्चों के अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट सही नहीं हो पाती, तो बच्चों के अंदर इट विल बी कॉल्ड एज क्रेटिनिज्म, ठीक है, और बड़ों के अंदर माइक्सिडेमा, सो माइक्सिडेमा इज द राइट आंसर, ठीक है। इसको पफी आइज को अगर आप कशिंग सिंड्रोम या एडिसन डिजीज की तरफ ले जाओगे ना, दिस इज समथिंग जो आप खुद को मिसलीड कर रहे हो, सही है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच चूज द वन रिलेटेड टू हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। पैराथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के अंदर क्या हो रहा है, तो सिंपल जबान के अंदर आपके पास दिस इज द ब्लड वेसल, सही है, और मान लो ये बोन है, सही है। अब होगा ये कि जब भी कैल्शियम ब्लड के अंदर कम होता है तो कैल्शियम को बोन से निकाल के ब्लड के अंदर कौन डालता है, पैराथायरॉयड हार्मोन। अब अगर पैराथायरॉयड हार्मोन काम नहीं कर रहा तो ब्लड के अंदर कैल्शियम कम हो जाएगा, कैल्शियम कम होगा तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएंगी, ठीक है, इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस होगी, एंड दिस इज कॉल्ड द टेटनी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द टेटनी, सही है। सो दिस इज द राइट आंसर। किडनी स्टोन नहीं हो सकता, हाइपर कैल्सीमिया कैसे होगा, यहाँ पे तो हाइपोकैल्सीमिया होने वाला है ना, ठीक, कैल्शियम कम हो रहा है। किडनी स्टोन तो कैल्शियम बढ़ने की वजह से बन सकते हैं, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। मसल वीकनेस इज समथिंग जो आगे जाके देखने को मिलेगा, तो टेटनी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे चूज द मिसमैच पेयर को चूज करना है। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम ही सब कुछ बता रहा है, ये इंटरस्टिशियल सेल पे एक्ट करेगा, सही है। ईस्ट्रोजन एफएसएच को इनहिबिट करता है, बिल्कुल ठीक है। एलएच सर्ज की वजह से ओव्यूलेशन होती है 14th डे के ऊपर, यानी कि अगर 28 डे की साइकिल है तो 14 डे पे ओव्यूलेशन होती है, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, यही तो मिसमैच पेयर है, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कुछ सेल्स होते हैं इस तरीके से, जिन्हें आप कहते हो ग्रेन्युलोसा सेल्स। ग्रेन्युलोसा सेल्स ईस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं, तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट नहीं करते ग्राफियन फॉलिकल। अच्छा, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, पहले जरा इसको समझो। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब ये है कि स्टिमुलस आया और स्टिमुलस के अगेंस्ट काम किया गया और उसको खत्म कर दिया गया। एग्जाम्पल, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा, बॉडी टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से आपकी बॉडी में ऐसे मेटाबॉलिज्म ऐसा सिस्टम एक्टिवेट हो गया जिसने स्वेटिंग स्टार्ट की, एंड अल्टीमेटली स्टिमुलस क्या था, टेम्परेचर का बढ़ना, अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ, टेम्परेचर कम हो गया, ठीक है। तो दिस इज द नेगेटिव फीडबैक। अब नेगेटिव फीडबैक के अलावा पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक के अंदर स्टिमुलस की इंटेंसिटी को बढ़ाया जाता है, जैसे एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट ड्यूरिंग वुंड हीलिंग। अब वो स्टूडेंट्स जो डायरेक्टली मेरे लेक्चर्स ले रहे होते हैं उनकी ये तीनों एग्जांपल्स मैंने करवाई हुई हैं कि प्लेटलेट जो वुंड हीलिंग है, प्लेटलेट एग्रेशन है, यानी कि एक प्लेटलेट आता है फिर वो केमिकल रिलीज करता है और सारे प्लेटलेट्स को जमा करता है, तो दिस इज द पॉजिटिव फीडबैक। लेबर कॉन्ट्रैक्शन, भाई एक दफा फीटस का जो हेड है वो सर्विक्स पे जाके लगता है तो जो आपके यूट्राइन मसल्स होते हैं वो और कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं, तो अगेन ये पॉजिटिव फीडबैक है। मिल्क सिक्रीशन ड्यूरिंग सकलिंग, ठीक है, बेबी जो है वो निपल को सक करता है तो अल्टीमेटली और जो है वो मिल्क इजेक्ट होता है, तो अगेन ये भी आपके पास पॉजिटिव फीडबैक है। कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज अ नेगेटिव फीडबैक, तो नेगेटिव फीडबैक पूछा था, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, सही है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड is transported as bicarb. Choose the event not taking place during gaseous exchange at tissue level. टिश्यू के लेवल पे, एल्वुलाई के लेवल पे बात नहीं कर रहा। अब टिश्यू लेवल पे क्या होता है, टिश्यू लेवल पे आपके पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होगी, नहीं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन तब बनता है जब ऑक्सीजन बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ, तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब टिश्यू लेवल पे जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, तो ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है इसको तोड़ना पड़ेगा और तोड़ के ऑक्सीजन तो टिश्यू को दे देनी पड़ेगी और जो हीमोग्लोबिन है वो यहीं पे रहेगा, सही है। तो इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पे नहीं होगी, टिश्यू लेवल पे नहीं होगी, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे कह रहा है कि भाई ये आपको स्किन दिखा रहा है और इस स्किन से ये आपका सेंसरी न्यूरॉन जा रहा है, बीच में आपको इंटर न्यूरॉन नजर आ रहा है एंड दिस इज द मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो कह रहा है ऑल आर रिलेटेड टू एक्सेप्ट, तमाम एक्स से रिलेटेड है सिवाय जो चीज़ एक्स से रिलेटेड नहीं है, इंटर न्यूरॉन से रिलेटेड नहीं है, वो आपको बतानी है। इंटर न्यूरॉन पासेस इंफॉर्मेशन टू द सेंसरी न्यूरॉन, इंफॉर्मेशन पास करता है सेंसरी न्यूरॉन पे,
सेंसरी न्यूरॉन पे कैसे पास करेगा, तो उल्टी बात कर रहे हैं ना, ठीक है। इट साइनैप्स विद द एक्सॉन ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन, जाहिर सी बात है दिस इज द एक्सॉन, एक्सॉन नीचे वाला टर्मिनल होता है और यहाँ पे आपको इंटर न्यूरॉन मिल जाएगा, तो ये बात तो ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन ग्रे मैटर, सही है। ग्रे मैटर में मिल रहा है, बिल्कुल अंदर ग्रे मैटर है, बिल्कुल बात ठीक है, सही। इसका मतलब है सी और डी तो ठीक है। अब आ जाओ ऑप्शन ए और बी में, सही है। अगर मैं बी की बात करूं, कह रहा है इट पासेस इंफॉर्मेशन टू द सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन पास कर रहा है, तो ये आपके पास इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच वन इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन का फंक्शन क्या है, तो आपको पता है प्रोटीन दो तरह के होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, मेजरली अगर मैं बात करूं, कुछ पूरी मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर रहे होते हैं, कुछ सिर्फ एक तरफ मौजूद होते हैं। अब इसमें भी दो तरह के होते हैं, चैनल और कैरियर। तो ये आपके पास पोलर मॉलिक्यूल्स को अंदर भेज रहा होता है, सही है, पोलर मॉलिक्यूल अंदर जा रहे होते हैं। तो ऑप्शन ए में कह रहा है रिस्ट्रिक्ट एंट्री ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल, इनकरेक्ट। प्रिवेंशन ऑफ फ्रीजिंग ड्यूरिंग कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर के अंदर फ्रीजिंग को कौन प्रिवेंट करता है, देखो दिस इज नॉट द राइट थिंग, क्योंकि कोल्ड वेदर के अंदर फ्रीजिंग को प्रिवेंट करना ये समवॉट फॉस्फोलिपिड के अंदर जो आपके पास हाइड्रोकार्बन चेन्स होती है ना, उनका काम होता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। कह रहे मूवमेंट ऑफ आइंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, आइंस की बात कर रहा है, यस, पोलर मॉलिक्यूल की मूवमेंट अंदर से बाहर, अगेन दिस इज द फंक्शन, तो दिस इज द राइट आंसर। मेंटेनेंस ऑफ मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया, दिस इज द फंक्शन ऑफ द लिपिड, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे कह रहा है अ लिजर्ड डिटैच इट्स टेल व्हेन अटैक्ड बाय अ प्रेडेटर, प्रेडेटर अटैक कर रहा है तो जो लिजर्ड होती है वो अपनी टेल को अपनी बॉडी से अलग कर देती है। ये किसकी एग्जाम्पल है, ऑटोफेजी की। ऑटोफेजी सेल खुद डाइजेस्ट हो रहा है, नहीं, सेल को खुद, सेल की डिफरेंट चीज़ों को खुद डाइजेस्ट करवाया जा रहा है, इंटरसेलुलर डाइजेशन नहीं। यहाँ पे तो बेसिकली टेल अलग हो रही है। टेल अलग होने का मतलब ये कि सेल्स जो है वो डाइजेस्ट हो रहे हैं, सेल जो है वो टूट रहे हैं। दिस इज बेसिकली ऑटोटोमी, इस कंडीशन को ऑटोटोमी कहते हैं। तो इसकी जो एग्जैक्ट आंसर होगा ना वो ऑटोलिसिस होगा। ऑटोलिसिस का मतलब है कि सेल्स को आप तोड़ रहे हो, सही है। फेगोसाइटोसिस नहीं हो सकता नॉर्मली, फेगोसाइटोसिस का मतलब ये कि किसी चीज़ को एनगल्फ करके उसको तोड़ा जा रहा है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अब सवाल बहुत आसान है, ठीक है, मुश्किल नहीं है। कह रहे चूज द करेक्ट ऑप्शन शोइंग द करेक्ट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फॉर इंटरमीडिएट फिलामेंट। देखो आपको डायमीटर नहीं भी आ जाए ना, कोई मसला नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरमीडिएट फिलामेंट किससे मिलकर बना होता है। विमेंटिन प्रोटीन से, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, उनके मिक्सचर को विमेंटिन कहते हो। तो विमेंटिन टिब्यूलिन नहीं हो सकता, टिब्यूलिन नहीं हो सकता। अब विमेंटिन का काम क्या है, सीलिया फ्लैजिला बनाना, नहीं, ये तो टिब्यूलिन का काम है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, बहुत सिंपल। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा साइटोस्केलेटन के अंदर, सही है, ठीक है। न्यूक्लियोप्रोटीन आर इन्वॉल्व्ड है, न्यूक्लियोप्रोटीन कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन जहाँ पे न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन के साथ मिल रहा है, सही। इसकी क्लासिकल एग्जांपल आपके पास हिस्टोन प्रोटीन के साथ जो है वो डीएनए आ जाता है, डीएनए इज न्यूक्लिक एसिड, और उसके अराउंड जो है हिस्टोन प्रोटीन मौजूद है। तो ये जो मिक्सचर है दिस इज द न्यूक्लियोप्रोटीन। तो न्यूक्लियोप्रोटीन सेल टू सेल रिकॉग्निशन करेगा, नहीं, ये अभी हमने पढ़ा, ये नहीं हो सकता। फास्ट स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स, इसका कोई ताल्लुक नहीं है न्यूक्लियोप्रोटीन से। एक्टिंग एज अ सेल सरफेस मार्कर, सेल सरफेस मार्कर के तौर पे भी इस्तेमाल नहीं होता, वो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड हो सकते हैं। तो पासिंग हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज द राइट आंसर। मैंने अभी भी आपको बताया डीएनए के अराउंड हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, तो बी इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है इफ रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ अ फीमेल स्टार्ट्स ऑन 10th जुलाई, ठीक है, वो स्टूडेंट्स जो मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे होते हैं वहाँ पे ये सवाल मैं लाजमी करवाता हूँ, इस तरह के सवाल नॉर्मली करवाए जा रहे होते हैं। अब आपको कह रहे हैं एक फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल है, वो स्टार्ट हो रही है 10th जुलाई को, ये आपको नहीं बता रहा कि कितने दिनों की साइकिल है। तो जब आपको ना बताए तो आप मान के चलोगे कि 28 डेज की साइकिल है एवरेज, सही है। वैसे डिफरेंट भी हो सकता है, अगर डिफरेंट होगा तो क्या होगा और 28 डेज में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। द ओव्यूलेशन इज द मोस्ट लाइकली टू अकर ऑन, ओव्यूलेशन कब होगी, तो 28 डे की साइकिल में 14th डे के ऊपर ओव्यूलेशन होती है, सही है, 14th डे के ऊपर ओव्यूलेशन होती है। 10 जुलाई को स्टार्ट हुई थी रिप्रोडक्टिव साइकिल। हो सकता है कि आपको सवाल में ये ना दे कि रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट हुई है 10 जुलाई को, आपको ये कह दे कि भाई मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है 10th जुलाई को, तब भी आप उसे फर्स्ट डे ही मानोगे, सही है। तो 10th जुलाई को स्टार्ट हुई है और 14th डे के ऊपर फर्टिलाइजेशन ओव्यूलेशन होगी, तो 10 + 14 ये आपके पास आंसर आ जाएगा 24th जुलाई। 24th जुलाई इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगर आपसे
ना आपको बता दिया जाएगा भाई साइकिल 30 डेज की तब क्या होगा, साइकिल 31 डेज की तब क्या होगा, तब भी तो मुश्किल होगी आपको। तो याद रखना जो लास्ट वाला स्टेज होता है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर वो कांस्टेंट होता है। तो आपने क्या करना है, जितने नंबर ऑफ डेज की साइकिल दी जा रही है उसमें से 14 माइनस कर लेना है। आप जो भी करोगे उसका आंसर जो आएगा वो ओव्यूलेशन का डे होगा। सिंपल, जितने दिनों की साइकिल है उसमें से 14 माइनस कर लो, आसान सवाल के अंदर। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिडक्शन डिवीजन ड्यूरिंग गैमीटोजेनेसिस। रिडक्शन डिवीजन का मतलब है मियोसिस वन के नतीजे में, मियोसिस वन के नतीजे में क्या होता है, मियोसिस वन के नतीजे में डिप्लॉइड सेल हैप्लॉइड सेल के अंदर कन्वर्ट होता है। तो कौन हैप्लॉइड सेल, कौन सा सेल प्रोड्यूस होगा एज अ रिजल्ट ऑफ रिडक्शन डिवीजन मियोसिस वन के नतीजे में? ऊगोनियम के अंदर ऊगोनियम खुद डिप्लॉइड होता है तो ये तो प्रोड्यूस नहीं होगा, सही है। ऊगोनियम आगे बनाता है प्राइमरी oocyte, अगेन ये भी मियोसिस वन नहीं होती इसके अंदर तो ये भी डिप्लॉइड होता है। इसी तरीके से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये भी डिप्लॉइड होता है। सेकेंडरी oocyte इज द राइट आंसर, ये आपका हैप्लॉइड होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब अगले सवाल को देखते हैं। सवाल में कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्पल एंड टर्मिनल फ्लावर इन पी प्लांट इन F2 जनरेशन इफ वी क्रॉस ट्रू ब्रीडिंग पर्पल एक्सियल फ्लावर विद वाइट टर्मिनल फ्लावर। ठीक है, अब सवाल समझना, ये सवाल बड़ा अमेजिंग है। सवाल में कह रहे हैं आप ट्रू ब्रीडिंग, ट्रू ब्रीडिंग का मतलब ये कि आप ट्रू ब्रीडिंग का मतलब ये पर्पल का मतलब है कैपिटल पी, इसको आप क्रॉस करवा रहे हो पर्पल एक्सियल फ्लावर, कैपिटल पी कैपिटल ए, ट्रू ब्रीडिंग का मतलब यही होता है ना, सही है। इसको आप क्रॉस करवा रहे हो वाइट टर्मिनल फ्लावर से, तो इसको आप लिख लो स्मॉल पी स्मॉल ए, सही है। अब आपको पता है कि जब आप इसका F1 निकालोगे तो F1 के नतीजे में क्या होगा, F1 के नतीजे में अगर यहाँ पे आप सिंपल सा क्रॉस बनाओ, सही है। वैसे तो इसको आपको डायहाइब्रिड क्रॉस बनाना पड़ेगा, बट अगर आप इसको दो क्रॉस के अंदर भी तोड़ सकते हो, ठीक है। एक क्रॉस आप बना लो फ्लावर कलर वाला, ठीक है। ये आपके पास आ गया कैपिटल पी, और ये आपके पास आ गया स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी, ठीक है। तमाम कैपिटल पी स्मॉल पी आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कैपिटल पी स्मॉल पी होगा। इसमें से क्या होगा, अगेन सेम तरह का कैपिटल ए स्मॉल ए। अब F2 कैसे निकालोगे? F2 के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, और ये ट्रिक अगर आप कर लेते हो ना तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, ठीक है। आपने क्या करना है, इस F1 वाले को सेल्फ फर्टिलाइज करवाओगे तो F2 आएगा, सही है। यानी कि कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल ए स्मॉल ए को सेल्फ फर्टिलाइज करवाना है। आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस इस क्रॉस को दो क्रॉस के अंदर तोड़ लेना है, सही है। एक क्रॉस, दूसरा क्रॉस। इस क्रॉस के अंदर आप जो है वो क्या करने वाले हो, फ्लावर कलर रख लो, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी कैपिटल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी, ये आ गया कैपिटल पी स्मॉल पी, ये आ गया आपके पास स्मॉल पी, ठीक है। और यहाँ पे आप लगा लो फ्लावर जो अरेंजमेंट है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये आ गया कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, स्मॉल ए। अब आपसे पूछ क्या रहा है, अब आपसे पूछ रहा है कि अगर हम प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं किसकी, पर्पल और टर्मिनल फ्लावर की। पर्पल फ्लावर कब आएगा, जब आपके पास कंडीशन होगी कुछ इस तरह वाली, ये तीनों क्या होंगे, ये पर्पल होंगे। तो इसका मतलब है 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्पल। अब दूसरा क्या पूछा, टर्मिनल फ्लावर की प्रोबेबिलिटी। टर्मिनल फ्लावर आपको कहाँ मिलेगा, टर्मिनल फ्लावर आपको मिलेगा यहां पे, सही है। तो इसका मतलब हो गया टर्मिनल फ्लावर की प्रोबेबिलिटी है 4 में से 1, 1/4। अब आप इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करवा लो, क्योंकि पर्पल फ्लावर का एक्सियल या टर्मिनल से कोई ताल्लुक नहीं है, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो यहाँ पे आप लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हो। वो स्टूडेंट्स जो मेरी क्लासेस लेते हैं, अगेन मैं आपको कहूंगा कि ये मैंने अक्सर क्लास में बताया हुआ है, 3 1s are 3 और 4 4s are 16, सही है। 3/16 इज द राइट आंसर। क्लियर, ये ट्रिक है, कोई उलझन में पढ़ने की जरूरत नहीं कि F2 इतना बड़ा बड़ा बनाओ, आसान से कर लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगेन एक जेनेटिकल क्रॉस है, कह रहा है कैरियर फीमेल फॉर हीमोफीलिया इज मैरिड टू एन इफेक्टेड मेल, सही है। अब इसका क्रॉस बनाते हैं,
एक फीमेल है जो कि कैरियर है, यानी कि ये वाली कंडीशन है उनकी। उनकी शादी हुई है एक इफेक्टेड मेल से, यानी कि मेल कुछ इस तरह का है। तो पहले आप क्रॉस कर लो, सही है। ये आपके पास आ गई फीमेल, ठीक है। ये आपके पास आ गया, ये आपके पास भी नॉर्मल फीमेल आ गई, सही है। फिर आपके पास आ गया ये मेल और ये वाला मेल। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट वुड बी द प्रोबेबल परसेंटेज फॉर देयर सन टू बी अफेक्टेड। लड़कों में क्या प्रोबेबिलिटी है हीमोफीलिया होने की। तो लड़के कितने, लड़के हैं 2, लड़कों में से पूछ रहा है। 2 लड़के और 2 में से इस वाले को हीमोफीलिया होगा, तो 1/2, और 1/2 को अगर आप परसेंटेज में लिखोगे तो 50%। इसका आंसर हरगिज 25% है, सही है। 50%, क्यों? क्योंकि लड़कों में से पूछ रहा है, सही है। फॉर देयर सन टू बी अफेक्टेड, सन की बात कर रहे हैं। अगर ऑफस्प्रिंग की बात करता तो बात अलग होती है, ठीक है। इस सवाल को ये इस तरीके से भी ट्विस्ट कर सकते हैं, तो आपने सवाल को गौर से पढ़ना है। सवाल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल में आपसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है। अच्छा, अब ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के अंदर, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के अंदर 3 एलील्स होते हैं नॉर्मली, आई ए, आई बी, स्मॉल आई। तो ये मल्टीपल एलील की एग्जांपल तो है। आई ए और आई बी को डोमिनेंट भी है, क्योंकि जहां ये दोनों होते हैं वहां पे ए बी ब्लड ग्रुप हो जाता है। इट डजंट कोड फॉर एनी एंटीजन, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आई ए एंटीजन, आई बी बी एंटीजन, तो ये तो नहीं हो सकता। इट ओबे द मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, नहीं, ये तो एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस है ना, तो दिस इज द राइट आंसर। सवाल में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर पैटर्न बाल्डनेस। पैटर्न बाल्डनेस के बारे में क्या ऑप्शन ठीक है? देखो, पैटर्न बाल्डनेस का मतलब है गंजपन। गंजपन आपको मर्दों में ज्यादा मिलेगा, खवातीन के अंदर कम मिलेगा। इसका मतलब है ये सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट है। एक सेक्स के अंदर ज्यादा मिलेगा, दूसरे के अंदर कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा दोनों में। ऐसा नहीं है कि मेल्स में मिलेगा और फीमेल्स में नहीं मिलेगा। जैसे बियर्ड की अपीयरेंस मेल्स में होती है, फीमेल्स में नहीं होती, तो वो सेक्स लिंक्ड होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। ऑकर ड्यू टू हार्मोनल डिफरेंस बिटवीन सेक्सेस, ये मेन रीजन होता है आपके पास सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट का, ठीक है। कह रहे अब देखो, अब इसका असल पीछे क्रक्स अगर देखोगे तो वो क्या होता है, एक जेंडर के अंदर ज्यादा क्यों है, एक जेंडर के अंदर कम क्यों है। लेट सपोज अगर मैं मेल्स की बात करूं, तो मेल अगर ये है तब भी वो बाल्ड होगा, मेल अगर ये है तब भी वो बाल्ड होगा, सही है। आपके पास ये डोमिनेंट फॉर्म में जाता है, जबकि फीमेल्स के अंदर ये जब तक ये वाली कंडीशन नहीं होगी तब तक फीमेल जो है ना वो आपके पास क्या नहीं होगी, तब तक फीमेल जो है वो आपके पास बाल्ड नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर फीमेल ये है, अगर फीमेल हीट्रोजाइगस है तो वो नॉर्मल होगी। तो हीट्रोजाइगस मेल नॉर्मल है, नहीं हीट्रोजाइगस मेल बाल्ड होगा, तो ये इनकरेक्ट हो गया। हीट्रोजाइगस फीमेल नॉर्मल होगी, ये स्टेटमेंट ठीक है, तो बी और डी दोनों ठीक है। अब यहाँ पे नम्स ने किया है पंगा। ये प्योरली क्वेश्चन जो है ना इनकी मिस्टेक है, और इस क्वेश्चन के अंदर दोनों ऑप्शंस ठीक है अकॉर्डिंग टू फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड। वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि हार्मोनल डिफरेंस की वजह से हो रहा है, और दूसरा हेट्रोजाइगस फीमेल जो है वो नॉर्मल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्वेश्चन में अगर ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दे रहा है और नीचे यहाँ पे लिख रहा है बोथ ऑप्शन बी एंड डी, तो फिर ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द हैमस्ट्रिंग इंजरी ऑफ द प्लेयर्स, ठीक है। हैमस्ट्रिंग इंजरी क्या होती है, हैमस्ट्रिंग मसल्स में इंजरी हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हैमस्ट्रिंग मसल। पहले तो आपको ये समझना होगा हैमस्ट्रिंग मसल कहाँ होते हैं। मान के चलो ये आपका हिप जॉइंट है, ये आपका थाई आ गया, एंड दिस इज द लेग, ठीक है, दिस इज द नी जॉइंट। अब ये आगे की तरफ थाई में जो मसल्स होते हैं इन्हें क्वाड्रिसेप कहते हो, पीछे की तरफ जो मसल होते हैं उन्हें हैमस्ट्रिंग कहते हो। अब हैमस्ट्रिंग मसल भी एक मसल नहीं होता, इसमें बहुत सारे मसल्स होते हैं, बाइसेप, उसके अलावा सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडनोसस, ठीक है। बट आपकी बुक के अंदर इसका एक मसल का जिक्र है, बाइसेप फेमोरिस का जिक्र है, सही है, बाइसेप फेमोरिस। अब ये जो बाइसेप फेमोरिस है ना, इसका एक पार्ट जो है वो ओरिजिनेट होता है पैल्विक गर्डल से और दूसरा टॉप ऑफ द फीमर से। ये बाइसेप फेमोरिस के बारे में बात की गई, ये हैमस्ट्रिंग मसल के बारे में पूरी प्योरली नहीं बात की गई, तो ऑप्शन सी तो इनकरेक्ट हो जाता है, सही है। अब क्या रहा है, अब अगर आप नोट करो तो अगर क्वाड्रिसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, आपका टांग आगे की तरफ जाएगी और यहाँ पे क्या होगा, एंगल कम होगा, जॉइंट के दरमियान का एंगल कम होगा, तो इसका मतलब ये फ्लेक्शन करवाएगा हिप जॉइंट के ऊपर, सही है। और दूसरी अगर आप बात देखो तो जब हैमस्ट्रिंग मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये कॉन्ट्रैक्शन करवा के टांग को पीछे की तरफ लेकर जाएगा,
सही है। जब टांग को पीछे की तरफ लेकर जाएगा तो ये जो आपका एंगल है ये आपका बढ़ेगा, एक्सटेंशन होगी हिप जॉइंट के ऊपर। अच्छा, ये जो सवाल है ना ये टोटली बुक बेस्ड क्वेश्चन है, इन्होंने बुक से ही उठाया हुआ क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत मतलब ग्लिच वाला क्वेश्चन है। अगर आप नोट करो, ये फ्लेक्शन करवा रहा है क्वाड्रिसेप कहाँ पे, आपके हिप जॉइंट के ऊपर, और एक्सटेंशन करवा रहा है कौन, हैमस्ट्रिंग मसल हिप जॉइंट के ऊपर। तो ये एक्सटेंसर मसल तो है, बट आपकी बुक में इस वाली चीज़ का जिक्र नहीं है, आपकी बुक में हिप जॉइंट का जिक्र नहीं है। खासतौर पे फेडरल बोर्ड की किताब की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे हिप जॉइंट का जिक्र नहीं है, हिप जॉइंट का जिक्र नहीं है। तो जब हिप जॉइंट का जिक्र नहीं है तो हमने उस हिसाब से बात भी नहीं करनी। तो एक्सटेंसर मसल अगर लिख दे एक्सटेंसर मसल एट हिप जॉइंट तो बिल फिर ठीक होता, सही है, बट ये इनकरेक्ट है अभी क्योंकि टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखो नी जॉइंट के ऊपर क्या होता है, समझो ये पीछे थाई है, ये हैमस्ट्रिंग मसल है, ये आपके पास लेग आ गया। अब होता क्या है कि जब हैमस्ट्रिंग कॉन्टैक्ट करेगा तो इस तरीके से लेग पीछे की तरफ जाएगा और ये जॉइंट का एंगल कम होगा। दिस इज द जॉइंट, नी जॉइंट, इसका एंगल कम होगा, ये फ्लेक्शन करवाएगा ना कि एक्सटेंशन करवाएगा लेग के ऊपर, तो दिस इज द रॉन्ग, ठीक है। अब कह रहा है इट्स इंसर्शन इज ऑन टीबिया, यस टीबिया के ऊपर इंसर्शन होती है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑरिजिनेट फ्रॉम इलियम एंड फीमर, नहीं, इलियम और फीमर नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आखिरी दो क्वेश्चन है। कह रहे चूज द करेक्ट फॉर मसल इन रिलैक्स पोजिशन, रिलैक्स पोजिशन के अंदर क्या होगा, एक्सपोज साइट ऑफ ऑन एक्टिन, नहीं, एक्टिन के ऊपर ये जो मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है तभी एक्सपोज होती है जब कॉन्ट्रैक्शन होने वाली होती है, तो ये तो नहीं होगा। ब्रॉड एच जोन इन सार्कोमिया, एच जोन क्या होता है भाई, लेट सपोज ये आपके पास थिन फिलामेंट है, तो दिस इज द एच जोन, दिस इज द एच जोन। ये एच जोन जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो करीब आ जाएगा, कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ब्रॉड होगा तो रिलैक्स कंडीशन है, दिस इज द राइट आंसर। क्रॉस ब्रिज बनना, एक्टिन मायोसिन के साथ ज्वाइन हो जाना, ये होता है कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, तो ये भी नहीं होगा। कैल्शियम रिलीज होना कॉन्ट्रैक्शन में होता है, ये भी नहीं होगा। चलो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, सवाल में कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन, सवाल में कह रहा है चिल्ड्रन ऑफ अ मेसन, मेसन कहते हैं कारीगर को, सही, कारीगर जो है जो मेहनत मजदूरी कर रहा है, जाहिर सी बात है वो पत्थर उठा रहा है या इस किस्म का कोई काम कर रहा है, तो उसके मसल्स स्ट्रांग हो रहे हैं, मसल्स बिल्ड हो रहे हैं, बट ये मसल्स, स्ट्रांग मसल्स उसके बच्चे में नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि बहुत सिंपल सी एक थ्योरी है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉट इनहेरिटिंग एक्वायर्ड कैरेक्टर। देखो यूज एंड डिसयूज इसमें क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यूज एंड डिसयूज की वजह से तो अब्बा को फायदा हुआ है, बच्चे को तो फायदा नहीं हुआ ना, बच्चे में ये क्यों नहीं जा रहा, तो दिस इज नॉट इनहेरिटिंग ड्यू टू द नॉट इनहेरिटिंग एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये जो नया कैरेक्टर है ये एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये बच्चे में नहीं जा रहा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड ओवर प्रोडक्शन डार्विन की थ्योरी के पॉइंट्स हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आके फाइनली हमारा नम्स का जो खतरनाक सा पेपर था वो कंप्लीट होता है। अब ये पेपर आपको देखो, इस पेपर के अंदर ना अगर आप नोट करो बहुत सारे BCQs हैं, बहुत कंसेप्चुअल चीज़ है, तो आइंदा आने वाले वक्त के अंदर देयर आर चांसेस के नम्स का पेपर कुछ इस तरह का पॉसिबल हो सकता है MD-CAT के अंदर भी कुछ इस किस्म की चीज़ आ जाए, बट स्टिल वर्क ऑन कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे काम करोगे चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये डिटेल डिस्कशन है, इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।